नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी पार्टी लॉन्च करने की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेंगे। बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र से कम एक महिला उम्मीदवार को जनसुराज की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अगले विधानसभा में 40 से अधिक महिला विधायक सदन में बैठेंगी, ये कहना है बिहार में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का। उन्होंने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम लोगों की सोच है कि हर जिले में कम से कम एक महिला नेत्री को चुनाव जरूर लड़ाया जाए। 40 सीट पर महिलाओं को विधानसभा में भेजेंगे। महिला संवाद क्या करेंगे, किस तरीके से भेजेंगे? बिल्कुल, जनसुराज जब 2025 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जनसुराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है। जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सके, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। लालू, नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने के लिए आपने अपील किया। लालू, नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने नहीं, आप मेरा वक्तव्य सुन लीजिए। मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, कि जनता का राज चाहिए? लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता है ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जनसुराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जनसुराज का अभियान है। 2 बरस यही कर रहे हैं, आज यही दोबारा किया। यूनिफाइड पेंशन योजना कल केंद्र सरकार ने जारी करी है, उसका डिटेल आने दीजिए। वो एनपीएस और ओपीएस के बीच का कुछ रास्ता निकालने का सरकार ने प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्षरत हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये स्वीकार्य होगा। लेकिन सरकार ने कल जारी किया और ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को ये अवसर दिया गया है। राज्यों को इस पर अभी निर्णय लेना है, तो राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है कि वो ओपीएस भी रख सकते हैं, एनपीएस में भी जा सकते हैं, और जो यूनिफाइड पेंशन योजना आई है उसको भी लेना है, उसको भी अपना सकते हैं। तो बिहार सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो एनपीएस में आ गए हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो बिहार है नहीं। नीतीश कुमार तो पहले ही सरेंडर करके एनपीएस कर लिए हैं, कर्मचारियों का पूरा हक मार दिए हैं।
तो अभी यूनिफाइड वाले पर इनका क्या स्टांस होता है सरकार को बोलने दीजिए, फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मानसिक जो है बीमारी हो गई है, इलाज की जरूरत है उन्हें। जनगणना मामला किसको किसने क्या कहा? अब भाई ऐसा है कि जिसने वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं, जिन पर वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं, बिहार की बात कह सकते हैं, बिहार में के समाज, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रहे हैं। दरअसल लालू नीतीश से लड़ने के लिए प्रशांत किशोर इन दिनों महिला वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसके लिए वो आज यानी रविवार 25 अगस्त को महिलाओं को लेकर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था। यह सम्मेलन पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया। दावे के मुताबिक इस सम्मेलन में राज्य भर से 15,000 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुईं। प्रशांत किशोर ने महिलाओं को लेकर स्पष्ट बात रखते हुए कहा है कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है उस हिसाब से महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ का कहना कि मैं 30 से 50% आरक्षण दे दूंगा, ये सही नहीं है। जनसुराज में हम लोगों की सोच है कि जिले में कम से कम एक महिला को चुनाव में जरूर खड़ा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब ये जिम्मेदारी हम सब की है कि बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी महिलाओं को ढूंढ कर निकालें जो समाज के लिए बेहतर काम कर पाएं। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है। हम जनसुराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं। जो रिजर्व कैटेगरी मेरे भाई 40 महिलाओं को मिलेगा, फिर उसमें आप जबरदस्ती मत घुसेड़ने लगे झगड़ा। महिलाओं को महिला रहने दीजिए, महिलाओं को माता बहन रहने दीजिए, महिलाओं को शक्ति रहने दीजिए, महिलाओं को अवसर मिले, उसके बीच में झगड़ा लगाने वाला काम मत करिए। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात कही है, कहे कि 90% लोग सिस्टम में नहीं है, हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे और देखिए कास्ट, ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहाँ पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न बताएं। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को ब्लेम कर रहे हैं 17 साल में। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है, उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। बता दें कि बिहार में महिलाओं का समर्थन एनडीए के पक्ष में ज्यादा रहता है। इस साइलेंट वोट बैंक के दम पर नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। नीतीश कुमार से सत्ता छीनने के लिए पीके की नजर अब इसी वोट बैंक पर है। पीके ने हाल ही में महिलाओं को इमोशनल करते हुए वादा किया था
कि 2025 के बाद से उनके पति और बेटे को बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अपने पति बेटे को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि 2025 की छठ में जब भी वो बिहार आएंगे तो नौकरी या मजदूरी के लिए उन लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार बुजुर्गों को 400 रुपये भीख दे रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2025 के दिसंबर में जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से हमेशा दोहराते हैं कि उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। वो लगातार कहते हैं कि 2006 में बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बाद में 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही की। कुल मिलाकर नीतीश कुमार महिला आबादी के बल पर बिहार की सत्ता भी संभालते रहे हैं। नीतीश कुमार को आधी आबादी का समर्थन मिलता रहा है। बीजेपी भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर के नए फॉर्मूले से सियासी दलों का तनाव बढ़ गया है। हाल ही में पीके ने कहा था कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में मुस्लिमों के अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डर कर वोट करता आ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। वो विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। इसके अलावा उन्होंने दलितों के लिए भी फॉर्मूला तय कर लिया है। ताजा मामला आधी आबादी को लेकर है। जिस वोट पर जेडीयू को सबसे ज्यादा भरोसा है उस वोट में सेंधमारी करने की प्लानिंग पीके ने कर ली है। पीके यदि ऐसा करते हैं तो बिहार की आधी आबादी न सिर्फ उनके साथ जाएगी बल्कि उनकी पार्टी को कई इलाकों में भारी जीत भी मिलेगी। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं ये प्रस्ताव बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूं। कम से कम एक महिला नेत्री को एक जिले से प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि एक जिले में 2 महिला नेता अच्छी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे जनसुराज के संविधान में भी शामिल किया जाएगा। पार्टी बनाने से पहले पीके की ओर से ऐसी घोषणा हो रही है जिसके बारे में जानकर बाकी पार्टियों के लोगों की हालत खराब है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इसी वर्ष 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।